सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो हमने रो बर्गेनिंग के बारे में आज इम्प्लीमेंट करना था उसको। तो पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, ठीक है। इसको वेट करते हैं, सबको आवाज़ मेरी सही आ रही है? यस सर। ठीक है, अब हम आवाज नहीं सही आ रही। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही अब, बहुत कम है आवाज़। अभी अभी आवाज़ आ रही है? यस सर। सही है। ये हमने सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर दिया क्लाइंट के पास, ठीक है। बल्कि कल हमने वाकई ये डिप्लॉय भी किया था। फ़र्ज़ करो कि ये हमारा सॉफ्टवेयर था, इसको चलाते हैं। इसकी हमने कल वो कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज कर दी थी। अच्छा सही, यहाँ से चलाते हैं। ये सॉफ्टवेयर हमारा चल रहा है, इस पर डबल क्लिक करो और ट्रांजैक्शंस पे आओ, सेटअप पे आओ। किस वाले टेबल में हमने रखा था वो बढ़िया? एम्प्लॉयज़, सेलेक्ट और इसमें कस्टमर्स। ये कस्टमर्स में पड़ा हुआ है बढ़िया, ठीक है। हेलो। जी सर, जी जी सर। सर। हाँ, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये कस्टमर्स को पे रो वेरिएंट हमने डाला था, हम इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम समझो। आपको डेटाबेस में यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रॉब्लम उन्होंने पढ़ाई होगी, डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में। ये सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन है। फ़र्ज़ करते हैं हम लोग ये सॉफ्टवेयर दो कंप्यूटर्स पे डिप्लॉय होगा, ठीक है। इसका सर्वर एक ही है और दो यूज़र इसको यूज़ कर रहे हैं। हम एज्यूम ये कर रहे हैं, एक ये वाला यूज़र है, यूज़र ए, और एक ये वाला यूज़र है, यूज़र बी। दोनों का सर्वर एक ही है, दोनों कस्टमर्स पे आ गए, ठीक है। अब ये देखो, अब इस यूज़र ने क्या किया, ये रेगुलर कस्टमर पे डबल क्लिक किया, इसे ओपन कर लिया चेंज करने के लिए। और ऊपर दूसरी बिल्डिंग में एक और कस्टमर भी था, एक और, इसने तो किया हुआ, एक और यूज़र था, उसने भी क्या किया, उसने भी रेगुलर कस्टमर को चेंज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये दो यूज़र हैं। अब फ़र्ज़ करो जो यूज़र ए है उसने यहाँ पे क्या लिखा, इसका नाम उसने कर दिया क्या, मोहम्मद अहमद। और इसने ये चेंजेस की और इसने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, ठीक है। और जी सर। दूसरे कस्टमर ने भी इसी रिकॉर्ड को खोला हुआ था, उसने ये किया, उसने इसका फ़ोन नंबर जो है ना वो 03 ये कर दिया, ये फ़ोन नंबर उसने इसके चेंज कर दिया और क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे क्लोज़ करते हैं और अब फ़र्ज़ करते हैं पहले कस्टमर पे जाते हैं, यूज़र पे, और व्यू कस्टमर्स करते हैं। रेगुलर कस्टमर था, इस पर डबल क्लिक करते हैं। बल्कि यहीं पे देखो इसका नाम क्या लिखा आ रहा है, शान। हमने क्या किया था, मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। और इसी तरीके से आप दूसरे वाले पे जाओ और इसको ओपन करो, कस्टमर्स, व्यू कस्टमर्स, और इसका भी क्या नाम लिखा आ रहा है, शाहान। अब हुआ क्या है कि पहले कस्टमर ने जब इसको अपडेट किया है, उस टाइम उसके बाद दूसरे कस्टमर ने डाटा अपडेट किया, उसने ये फ़ोन नंबर चेंज किया था। अब जो इस कस्टमर ने ट्रांजैक्शन किया है, उसने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन थी उसको क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। जो पहले कस्टमर ने हम चेंजेस की थी वो चेंजेस हमारी ज़ाया होगी, और इसको क्या कहते हैं, लॉस्ट अपडेट एक कंसेप्ट है डेटाबेस में। आप पढ़ेंगे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा अभी वो पढ़ेंगे, लॉस्ट अपडेट कहते हैं इस कंसेप्ट को। और जिधर भी आप एक सिंगल सर्वर और मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, सही है। समझ आइए बात की प्रॉब्लम क्या है। जी जी सर, समझ आ गई।
last update occurs when two different transactions are trying to update the same column on the same row within the database at the same time. The result of the first transaction is lost and it is simply overwritten by the second transaction. इस image कि को सर सेकंड सेकंड वाला ओवरराइट हो जाता है। पहले वाला पहले वाला पहले वाला ये देखो, ये हमारे पास ये एलाइस है और ये बॉब है, दोनों ट्रांजैक्शंस को कर रहे हैं इम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स पे। तो इसने ट्रांजैक्शन को बिगन किया है, तो इसने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1 और फिर अपडेट प्रोडक्ट सेट क्वांटिटी इज इक्वल टू 6। इसने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। इसने क्या किया है, इसने पहले ट्रांजैक्शन स्टार्ट की है और इसने बाद में ट्रांजैक्शन स्टार्ट की है। बिगिनिंग का टाइम देखो, इसका पहले है और इसका बाद है। दोनों क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी 1 का डाटा उठा रहे हैं और ये एलाइस क्या कर रहा है कि उसकी क्वांटिटी को 6 कर रहा है और कमिट कर रहा है डेटाबेस में। उसके बाद ये क्या कर रहा है, उसकी क्वांटिटी को 10 कर रहा है और कमिट कर रहा है डेटाबेस में। जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास है, क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और जबकि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी, 5, क्योंकि पहले ने 5 बल्कि ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, 5। और क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्ट का नाम क्या है, लाइक्स, जिसे वो अपडेट कर रहा है। हाँ, अब क्या किया, जो इसने अपडेट किया था 6 पे, इसकी चूँकि ट्रांजैक्शन पहले कमिट हो गई थी, तो उसके बाद इसने 10 कमिट किया है, तो उस पहले वाले की ट्रांजैक्शन क्या हो गया, ओवरराइड हो गया और इसकी जो लेटेस्ट चेंजेस थी वो उस प्रोडक्ट पे क्या हो गई, अप्लाई हो गई। तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन भी, आप गूगल पे इसकी डेफिनेशन मैंने आपको दिखाई थी अभी, ये वाली। ये तब चलती है जब दो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस या 4 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस या 6 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस किसी डाटा को सेम टाइम पे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे आखिर पे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है, वो प्रीवियस जितनी भी ट्रांजैक्शंस ने उस पर एग्जीक्यूशन की होती है वो सारी क्या हो जाती है, ओवरराइड हो जाती है। और जो लास्ट वाली ट्रांजैक्शन होगी वो सबको क्या कर देगी, ओवरराइड करके जो अपनी चेंजेस होंगी वो डेटाबेस में कमिट कर देगी। तो ये लास्ट अपडेट की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, थ्योरेटिकल ये है, ये ट्रांजैक्शंस की ज़ुबान में, और प्रैक्टिकल मैंने आपको ये अपने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करके बताया है। अभी हमने इसको चेंज किया था तो ये मसला आ रहा है। सही है सर, ये सिर्फ अपडेट के केस में प्रॉब्लम आता है या इंसर्शन में भी आता है, डिलीशन में, इंसर्शन में? नहीं नहीं, ये सिर्फ अपडेट के केस में, इसका नाम ही है लास्ट अपडेट। जी सर। हाँ, अच्छा, तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने अपने डेटाबेस में ये कस्टमर्स के टेबल में एक कॉलम बनाया था जिसे हमने नाम दिया था रो रोवर। और इसकी डाटा टाइप हमने रखी थी टाइम स्टैम्प। अब जैसे ही हमने इसमें डाटा डाला था तो देखो इनको टाइम स्टैम्प साइन हो गया था, कोई ना कोई टाइम स्टैम्प इनको देखो ये साइन हुआ होगा, ठीक है। जी। अब क्या होगा, अब जब भी इसमें डाटा डलेगा तो ये टाइम स्टैम्प चेंज हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमने जब कस्टमर को अपडेट करने के लिए लोड करना है तो हमने ये टाइम स्टैम्प भी साथ लोड करनी है। और अपडेट करते वक्त हम चेक करेंगे कि क्या हम उसी कस्टमर को अपडेट कर रहे हैं जिसका टाइम स्टैम्प ये है, या इसी कस्टमर का टाइम स्टैम्प चेंज हो गया। अगर तो टाइम स्टैम्प चेंज हो गया तो उसका मतलब है डाटा किसी ने ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है। तो हम यूज़र को कहेंगे कि भाई जो डाटा आप अपडेट करने की कोशिश कर रहे हो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में अब नहीं रहा, उसको ऑलरेडी किसी ने अपडेट कर दिया है। तो आप हम डाटा को रीलोड कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप रीसेंट चेंजेस को देख लें और उसके बाद अपडेट ऑपरेशन को परफॉर्म करें। गॉट इट? जी सर, तकरीबन। ओके, अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जो रह जाएगा वो भी हो जाएगा। सही है। तो सर इसमें कोई एरर मैसेज आएगा या उसको अलर्ट आएगा? एरर मैसेज अलर्ट एक ही चीज़ है, अलर्टिफाई की क्लास बनाइए ना, उधर से हम अलर्ट देंगे और उसी टाइम पे हम जो फ्रेश डाटा पड़ा होगा डेटाबेस से वो लोड करवा के तो फॉर्म में मैप करवा देंगे। ठीक है। अच्छा, सही हो गया। अब इसको क्लोज कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा काम है कस्टमर्स की स्क्रीन से रिलेटेड। तो कस्टमर्स की स्क्रीन ऐड कस्टमर फॉर्म, ये फॉर्म है बेसिकली, और काम है अपडेट का। लास्ट अपडेट की बात हो रही है, रो वरीइंग का टोटल कंसेप्ट लास्ट अपडेट पे ही है। अच्छा, मैंने आपको डेटाबेस में बताया है कि जब भी हम डाटा को लोड करेंगे अपडेट करने के लिए तो हम उसका रो वेरिएंट उठाएंगे, ऐसे ही का है ना? ऐसे ही है सर, Good. सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हम चलते हैं, हमने ऑलरेडी इस पे कोड लिखा हुआ है,
लोड इवेंट पे अगर तो ये अपडेट हो रहा है तो रीलोड डाटा एंड मैप इनटू कंट्रोल्स की डेफिनेशन में चलते हैं। तो ये देखो ये हम डाटा उठा रहे हैं ऐसे ही है, ऐसे ही है हाँ सर। सर लेकिन ऐसे सिर्फ रो वेरिएंट है जो हम नहीं उठा रहे। तो हम इसका स्टोर प्रोसीजर का नाम देखते हैं, यूएसपी कस्टमर रीलोड डाटा पर अपडेट। चलते हैं प्रोग्रामेबिलिटी पे, स्टोर प्रोसीजर पे, और कस्टमर रीलोड डाटा मॉडिफाई कर लेते हैं। और ये क्रिएटेड डेट के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये इन्होंने दो कॉलम एक्स्ट्रा लिए हैं, क्रिएटेड बाय और क्रिएटेड डेट, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है रीलोड के लिए। और हम चलेंगे कस्टमर्स के टेबल पे, कॉलम्स पे चलेंगे और यहाँ से रो वेरिएंट को भी उठा लेंगे। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं फॉर द टाइम बीइंग। तो ये हमारे पास रो वेरिएंट आना यहाँ पे शुरू हो गया। इसको स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट किया तो इसका मतलब है कि इस रीलोड के टाइम पर हमारे पास रो वेरिएंट भी आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इधर चलते हैं। जैसे हमने ये दो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की हैं, हम एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं बाइट एरे, जिसमें हम इस रो वेरिएंट को स्टोर करवाएंगे रो वेरिएंट। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं रो वेरिएंट इक्वल्स टू रो ऑफ रो वेरिएंट, ये कॉलम का नाम है हमारा जो हम यहाँ से उठा रहे हैं रो वेरिएंट। जैसे हमने बाकी सारे कॉलम्स इसको दिए, इसी तरीके से हम रो वेरिएंट दे रहे हैं। और इस पर क्या कह रहा है, कैन इम्प्लिसिट की कन्वर्ट टाइप, कह रहा है ऑब्जेक्ट को मैं बाइट पे नहीं कर सकता, तो हम इसे कास्ट कर सकते हैं बाइट के साथ। ठीक है, अपनी टेस्टिंग के लिए हम एक लेबल लेते हैं यहाँ पे, लेबल, और उस लेबल को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे चलता हूँ और इस लेबल को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। उसका टेक्स्ट और इसका जो नाम है वो मैं चेंज करके क्या रखता हूँ, रो वेरिएंट लेबल। ओके, और इस पे मैप करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ रो वेरिएंट लेबल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू रो वेरिएंट डॉट स्ट्रिंग, ताकि मैं इसकी टेस्टिंग भी कर लूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। स्टार्ट कर सर ये रो वर्जन जो है इसकी डाटा टाइप क्या रखी थी सर आपने? बाइट एरे। बाइट रे, अच्छा ठीक हो। कस्टमर्स पे चलते हैं, व्यू करते हैं, इसको करता हूँ। तो ये देखो क्या कह रहा है, बाइट की एरे मेरे पास आ रही है, जो हमने लोड की है ना वहाँ से उसने एरे उठा के ले आया है। सही है? यस सर। अब हमने इस बाइट एरे को यूज़ करना है। अच्छा, ये हमारे पास ये दिया था, व्हाट इज दिस। ठीक है, डाटा हमारे पास आ गया। अब हमने चलना है अपने अपडेट के मेथड पे। अगर फॉर्म वैलिड है, गो टू डेफिनेशन, और सेव और अपडेट और गेट पैरामीटर्स, गो टू डेफिनेशन। और इस जगह पे हम पैरामीटर्स को मैप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमने एक ही स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ है बेसिकली इंसर्ट और अपडेट करने के लिए, और हमारे पास फंक्शन भी एक ही है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि डिफरेंट काम करने के डिफरेंट तरीके हैं। अगर इस तरह का कोई सिनारियो आ जाए तो हम किधर करेंगे काम। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि इस फॉर्म वैलिड, उसके बाद हम चेक करते हैं इफ दिस डॉट इज़ अपडेट, अगर तो ये अपडेट हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग के लिखते हैं अपडेट रिकॉर्ड, और एल्स में हम लोग क्या लिखते हैं, इंसर्ट रिकॉर्ड। नॉर्मल फॉर्म ऐसे होता है। ठीक है, चूँकि हमने रो वेरिएंट को चेक करना है अपडेट के टाइम पे, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं इफ़ डाटा नॉट ऑलरेडी अपडेटेड। अगर ये अपडेट ना हो तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, गो अहेड एंड अपडेट रिकॉर्ड। और इसके एल्स में अगर वो ऑलरेडी अपडेट हो चुका हुआ है तो इधर हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले एरर मैसेज एंड रीलोड फ्रेश डेटा। गॉट इट? समझ आई बात? जी सर,
फंक्शन ही एक बना हुआ है, तो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम इसको ऐसे इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि इसको यहाँ से कट कर लें और एल्स में डाल दें सिंपली। एल्स के केस में डायरेक्टली जाके इंसर्ट करवा देगा, और अपडेट के केस में हम इसे यहाँ पे इस जगह पे क्या करते हैं, इस जगह पे अपडेट करवा देंगे। ठीक है, सिंपल ऐसा है कि अगर तो अपडेट हो रहा है तो चेक करो डाटा ऑलरेडी अपडेट नहीं हुआ हुआ, हाँ जी नहीं हुआ हुआ, तो गो अहेड एंड अपडेट रिकॉर्ड। अदरवाइज अगर डाटा ऑलरेडी अपडेट, ये जो है ये क्या कहते हैं उसको, इस जगह पे हमने अपना एरर देना, तो हमारे पास अलर्टिफाई की क्लास है अलर्टिफाई डॉट एरर, और यहाँ पे हम लोग एरर मैसेज देंगे दिस रिकॉर्ड is already updated by, यार ये मेरी काशिफ recording, भाई अपना माइक म्यूट कर लें। this record is already updated by another user, that updated record is reloaded, please make sure and then update record। ठीक है, और इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, रीलोड एंड मैप डाटा इनटू कंट्रोल। ये हमने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, ये जो डाटा को डेटाबेस से लेके आता है और डब्बू में लगा देता है, लिखा हुआ नहीं ये। अभी इस प्रोसेस को समझें कि हमने क्या, सबसे पहले तो वैलिडेशन चेक करनी है, वो तो सिंपल सी बात है। उसके बाद हमने क्या कहा है कि अगर फॉर्म अपडेट हो रहा है, अगर कस्टमर हमारा अपडेट हो रहा है, तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि कस्टमर इंसर्ट हो रहा है, तो ये पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, सीधा आएगा कस्टमर को इंसर्ट करवाएगा और अलर्टिफाई में क्या करवा देगा, इसको मेरी क्या है? यहाँ से कट करते हैं और यहाँ वो कस्टमर को अपडेट करवाएगा, मैसेज देगा कि अपडेट हो गया और रीसेट कर देगा फॉर्म कंट्रोल्स को। ठीक, और अगर फ़र्ज़ करें कि कस्टमर क्या है वो अपडेट हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा, अगर तो ऐड हो रहा है तो सिंपल काम करेगा जो हम ऑलरेडी कर रहे थे। अगर अपडेट हो रहा है तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे उसके, और हम चेक करेंगे फिर इसके अंदर कि ये ऑलरेडी अपडेटेड तो नहीं है। अगर रिस्पांस ट्रू आया कि ये ऑलरेडी अपडेटेड नहीं है, तो फिर भी हम क्या करेंगे, सिंपल वही काम करेंगे जो हम नीचे कर रहे हैं, अपडेट कर देंगे कस्टमर। अदरवाइज़ अगर कोई कस्टमर ऑलरेडी अपडेट हो चुका हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसे ये मैसेज देंगे कि किसी और ने इसको अपडेट कर दिया है, नया डाटा लोड हो चुका है, आप उसको चेक करें और उसके बाद अपडेट करें, और डाटा को दोबारा रीलोड करवा देंगे सारे कंट्रोल्स में। अभी बात की समझ आई है? सर ये डू नॉट ऑलरेडी अपडेट ये फंक्शन इसका क्या फ़ायदा है ये भी कि अगर पहले ये फंक्शन चेक करेगा कि डाटा अपडेट किसी और ने अपडेट किया है कि नहीं किया। अभी हमने इसको बनाया नहीं, अभी बनाना है। ठीक होगा सर, पक्की समय लग गई है। पक्की बात। बाकी सबको भी समझ आई है सिनारियो की? जी सर, सिनेरियो समझ आ गया। जी सर। समझ गया। चलो हो गया अगर आपको समझ आ गई। अच्छा इसको जनरेट करते हैं। अच्छा, इस फंक्शन का काम क्या होगा, कोई बता सकता है? वो रो वर्जन चेक करेगा, और रो वर्जन पुराना जो है वो है, नया अभी चेंज किया तो भी हुआ करके चेक करेगा। वो नया किधर से आएगा और पुराना किधर से आएगा? नहीं, नया दूसरा कौन तो भी अपडेट कर रहा तो वहाँ चेंज हो करेगा ना और एक बार वो रो वर्जन लेगा और पूरा ये रीलोड करने टाइम कौन सा है वो चेक करेगा। हाँ गुड। टाइम स्टैम्प चेक करेगा। हाँ, हमने इसीलिए ये प्रॉपर्टी बनाई है। ये हमारा ओरिजिनल रो वेरिएंट है, जो जैसे रीलोड हुआ था तो डाटा इसमें लोड हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में हम जाएंगे डेटाबेस में और चेक करेंगे कि उधर जो रो वेरिएंट पड़ा हुआ है वो वाला रो वेरिएंट और ये वाला रो वेरिएंट आपस में मैच करते हैं। अगर तो मैच करते हैं तो इसका मतलब है रिकॉर्ड ऑलरेडी अपडेटेड नहीं हुआ।
अगर नहीं डिफरेंस आ हुआ। गया दोनों में तो इसका मतलब है कि रिकॉर्ड ऑल किसी और ने अपडेट कर दिया। समझ गए बात को? ठीक है। जी सर। हाँ, गुड। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे तो आ गया ओल्ड रो वेरिएंट। वो किधर से हमारे पास आ रहा है? रो वेरिएंट हमारे पास ऑलरेडी है, किधर से आ रहा है? ठीक है, ये ओल्ड रो वेरिएंट है। और अभी हमने क्या करना है, नया रो वेरिएंट डेटाबेस से गेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बाइट करंट रो वेरिएंट इक्वल्स टू db डॉट गेट डाटा फ्रॉम db। हम अपनी db क्लास में चलते हैं, पहले गो टू डेफिनेशन। तो हमने इसमें एक ऑलरेडी बनाया हुआ फंक्शन जो कि स्केलर वैल्यू में रिटर्न करता है। तो बूलियन रिटर्न कर रहा है, हमें बेसिकली स्ट्रिंग चाहिए। स्ट्रिंग के लिए हमने बनाया नहीं था ये इनको, ये इसकी कॉपी करते हैं। हमें बाइट चाहिए, बाइट एरे पेस्ट करते हैं। रूल के बजाय क्या कर देते हैं, बाइट। और सर अगर इधर हम ऑब्जेक्ट रख दें तो वो ऑटोमेटिकली मैप नहीं कर जाएगा? वो कर सकता है, हमने ऑलरेडी उसके लिए बनाया हुआ एक फंक्शन। नहीं, वो दूसरी लाइब्रेरी में किसी भी क्लास में मैंने वो भी बनाया था। नहीं वो बनाए थे आप, ऑब्जेक्ट का बनाए थे। वो किधर है? वो यूज ही नहीं करना आया, सही पूछे सर। वो इधर यूज करके बताएं सर, ऑब्जेक्ट रख देते हैं चलो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कि रखते नहीं होगा? हैं, हो जाएगा, ट्राई कर लेते हैं। ठीक है सर। गेट ऑब्जेक्ट, और इधर क्या कर देते हैं, गेट ऑब्जेक्ट फ्रॉम db। सही है। इसे हम स्टोर जी सर। प्रोसीजर देंगे, एक पैरामीटर देंगे और एक स्टोर प्रोसीजर देंगे। और ये हमें यहाँ पे क्या कर दो, एक ऑब्जेक्ट बना दो, रिटर्न ऑब्जेक्ट। और इसको यहाँ से क्या कर दो, रिटर्न करवा दो, और इसे इधर भी करवा दो। और ये एक्जीक्यूट स्केलर मेरा से डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करेगा। ठीक है। अभी हमें एक स्टोर प्रोसीजर चाहिए जो हमें डाटा देगा, वो देगा करंट रो वेरिएंट। और हमारे पास इसकी एक पैरामीटर भी होगा, कस्टमर आईडी ऑलरेडी है। हम डेटाबेस में चलते हैं और प्रोग्रामेबिलिटी में चलते हैं, न्यू स्टोर प्रोसीजर और क्रिएट प्रोसीजर यूएसबी कस्टमर्स। और उसके बाद गेट करंट रो वेरिएंट। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड, हम कस्टमर आईडीज़ को देंगे जो कि इंट है। और उसके बाद एस बिगिन और एंड। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट रो वेरिएंट Wrong customers. फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी कस्टमर आईडी के अच्छा, जिस ये भी मैच करेंगे। जिस कस्टमर का उठाना है वही मैच करानी, सारे तो नहीं लेके आना। अगर जी सिर्फ जी, एक ठीक हो होगा गया तो सर। सारे आ जाएंगे हमारे पास। एग्जीक्यूट करो, ये देखो दो आ रहे हैं। हमें तो अभी जो कस्टमर अपडेट हो रहा है उसका चाहिए। एग्जीक्यूट कर देते हैं, ये शो प्रोसीजर है और कस्टमर आईडी हमारा पैरामीटर है। db डॉट गेट ऑब्जेक्ट और ये स्टोर प्रोसीजर है। और उसके बाद न्यू एसक्यूएल पैरामीटर, पैरामीटर वैल्यू इज इक्वल्स टू कस्टमर आईडी देन नेम वैल्यू इक्वल्स टू दिस डॉट कस्टमर आईडी। अब ये एरर देगा तो अभी हमारे पास फंक्शन जेनेरिक बन गया। db इंट चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, बूल चाहिए, कुछ भी चाहिए ले लो एज अ ऑब्जेक्ट वहाँ से, और इधर आके उसको कास्ट कर दो अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड डाटा टाइप।
ठीक है, समझ आई ये बात पूछने वाली थी जस्ट। ठीक होगा सर, अब समझ लगी ऑब्जेक्ट को यूज करने की। चलो शुक्र है, अगर यही आपको सर मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा था, सही हो गया। चलो अच्छा हो गया। अभी हमें जो हमने बनाए हैं ना एक्स्ट्रा, वो बनाए हैं हमने स्ट्रिंग के लिए बनाया है या कोई भी बूलियन के लिए बनाया है, तो आप एग्जीक्यूट स्केलर के लिए एज अ ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, और जो डाटा टेबल वाले हैं हाँ वो भी एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो सकते हैं। ये बस ये, लेकिन मुझे मेरा ख्याल है नहीं, ज़रूरत नहीं आपको पढ़नी चाहिए, चूँकि इसका कोई डिफरेंट पर्पज़ है। ये नहीं कि 10 फंक्शन है तो 10 में ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे तो फिर भी मसले बनेंगे। तो सर डाटा टेबल के लिए इधर डाटा टेबल लिखना पड़ेगा बाइट की जगह पर। वो हमने लिखा हुआ ना ऑलरेडी। नहीं सर, जब हमने डाटा टेबल रिटर्न करवाना है तो बाइट को जहाँ कास्ट करवा रहे हैं, ये अब जहाँ पर आपका वो तो कर्सर है। ऑलरेडी ऑलरेडी ऐसे ही करते हैं ना, तो डायरेक्टली डाटा टेबल ही रिटर्न करवाते हैं ना, ठीक है सर। कि कुछ डिफरेंट चीज़ रिटर्न करवाते हैं। ओके सर। हाँ, ये तो ऑलरेडी हम जो है वो यही चीज़ तो रिटर्न करवा रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ गया क्या, करंट रो वेरिएंट जो अभी पड़ा हुआ है और जो हमने ऑलरेडी लिया था वो हमारे पास वो भी आ गया। तो अभी हम डायरेक्टली यहाँ से क्या कर देते हैं, रिटर्न करवा देते हैं। और स्ट्रक्चरल कंपैरिजन कंट्रोल डॉट ये सिस्टम डॉट कलेक्शंस में पड़ा हुआ स्ट्रक्चरल कंपैरिजन डॉट स्ट्रक्चर इक्वालिटी कंपैरिजन, और इसमें हम अपने दोनों वो दे देंगे डॉट इक्वल्स, और इसमें हम अपने दोनों दे देंगे। ये देखो ऑब्जेक्ट एक्स और ऑब्जेक्ट वाई हमारे पास दो हैं, एक है रो वेरिएंट जो हमने पहले लिया हुआ और एक है करंट रो वेरिएंट। ये इनको कंपेयर करके वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर तो ये मैचिंग होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, और ये क्या करेगा, इसका मतलब होगा जब ट्रू आ जाएगा इसका मतलब होगा कि डाटा को अपडेट कर दो, और अगर मैचिंग नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका मतलब है ये एरर दो और फ्रेश डाटा को क्या करो, लोड करो। गॉट इट? यस सर। अभी हम मैं क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका है फॉर्म, तो उसको डायरेक्टली कस्टमर्स वाले को खोलता हूँ, व्यू कस्टमर्स वाले को करके बिल्ड करता हूँ। अच्छा, ऐसे करते हैं, इसको डिबग करके बिल्ड करता हूँ। तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, बिन में चलते हैं, डिबग में चलते हैं, और ये हमारा सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, इसको रन करते हैं। ये एक बंदे ने रन किया और फिर एक दफ़ा रन करते हैं, ये दूसरे बंदे ने भी रन करना है। ठीक है, अभी मैंने इसको दोबारा ओपन किया और मैंने इसका नाम चेंज कर दिया मोहम्मद अहमद 0300। ये कर दिया, ठीक है। और मैंने इसे क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। ओप्स, मुझे एक ही टाइम पे दोनों को, मतलब ये भी खुला हो और ये भी खुला हो, ताकि चेक कर सकें करंट रो वेरिएंट की अकॉर्डिंग। अच्छा, मैंने इसको क्या कर दिया, मोहम्मद अहमद अपडेटेड। अभी दोनों का डाटा क्या है, मोहम्मद अहमद ही नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखो मोहम्मद अहमद और मोहम्मद अहमद अपडेटेड। इसको अपडेट करता हूँ और इधर आता हूँ, इसे मैं क्या करता हूँ, इसे इसका मैं चेंज कर देता हूँ ahmed@gmail.com। अपडेट करता हूँ तो देखो क्या कह रहा है, दिस रिकॉर्ड इज़ ऑलरेडी अपडेटेड बाय अनदर यूज़र, दैट अपडेटेड रिकॉर्ड इज़ रीलोडेड, प्लीज़ मेक श्योर एंड देन अपडेट रिकॉर्ड। ओके करता हूँ, देखो अभी इसका नाम क्या लिखा है, मोहम्मद अहमद। क्या आ गया, मोहम्मद अहमद अपडेटेड। अब मैं देख लूँ यस और उसके बाद इसे अपडेट कर दूँ। ठीक है, जी सर। ये सिंगल इन्वायरमेंट में आपको कभी मसला नहीं आएगा। ये मसला आएगा आपको जब आपकी एप्लीकेशन मल्टीपल कंप्यूटर्स पे डिप्लॉय होगी और सर्वर बैक एंड पे एक होगा।
ये स्टोरी थी सारी रो वेरिएंट की। ठीक है। सर एक और चीज पूछनी थी, वो जो क्लास है ना कस्टमर प्रिंटर वाली, इस तरह करके क्लास का नाम है, कस्टमर प्रिंट रिपोर्टिंग। तो उसके अंदर ना एक डिस्पोज का फंक्शन बना हुआ है, डिस्पोज, पब्लिक वॉइड डिस्पोज। सर उसको कोई यूज तो नहीं किया हमने? वो खुद बहुत यूज़ होता है। हाँ जी। जनरल कस्टमर रिपोर्टिंग, ये खुद बहुत डिस्पोज जो है, ये खुद बहुत यूज़ होता है। ये क्या करता है, जितने भी ऑब्जेक्ट बने होते हैं हमारी क्लास में उनको डिस्पोज कर देता है। देखो सर इसको कॉल तो कोई कोई करवाया ही नहीं कि जो जो का पता लग गया सर। वो जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होता है ना, क्लास का उसी नहीं, की जो वजह से ऑब्जेक्ट्स पूरी बनाए, क्लास। जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे डिस्पोज करवा दो इसमें, जो जो हाँ, आपने बनाए। मेरा मसला ये था कि ये फंक्शन कैसे चलता है। वो जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी वजह से ये सारे ही फंक्शन चल जाता है। खुद बहुत एग्जीक्यूट हो जाता सर इस बात की नहीं समझ लगी, खुद ब खुद कैसे एग्जीक्यूट, जब इसको कॉल ही नहीं करवाई। है। ऑब्जेक्ट बनाया ना क्लास का, जी सर। तो ये कॉल हो गया। ठीक हो गया सर। अच्छा, ये था काम। उसके अलावा इसको क्लोज करते हैं और विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। विंडोज विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, और इसमें क्या करते हैं, कस्टमर्स। अभी हम कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, तो कस्टमर ही बनाते हैं एप्लीकेशन। ऐड ओके। अच्छा मुझे बताओ यार, अभी मुझे याद आ गया, जी सर क्या? कल जो मैंने काम दिया था उसका बताओ। एनडीटी फ्रेमवर्क का। सर वो एंटिटी फ्रेमवर्क वाला। हाँ आसम भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। सर एंटिटी फ्रेमवर्क वाला जो टास्क दिया था आपने, जी बिल्कुल। सर वो उसमें तो वीडियोस लेक्चर देखे हैं, और वो कोड डेटाबेस फर्स्ट और कोड फर्स्ट तकरीबन समझ लगी है। क्या समझ लगी है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्या डिफरेंस है कोड फर्स्ट और डेटाबेस फर्स्ट में? सर वो जो कोड फर्स्ट है ना, उसमें सर ये बैकएंड पर किसी की वॉइस माइक ऑन है। सर वो जो डेटाबेस फर्स्ट है, वो डेटाबेस पहले बनी होती है, तो वो उस डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। तो कोड फर्स्ट में डेटाबेस उसी दौरान बनाते हैं, वो क्लासेस के थ्रू। वो आपने किया था कोड फर्स्ट डेमो वाली क्लास बनाई थी, तो उसका जो ऑब्जेक्ट बना के, तो वो जो कंसोल विंडो का कंसोल का मेन जो प्रोग्राम चलता है ना, जहाँ से वहाँ पर वो डीबी डॉट इस तरह करके सर। तो इतना पता लगा कि वो डेटाबेस फर्स्ट जो है वो पहले डेटाबेस बनाते हैं और फिर वो डेटाबेस को अटैच करते हैं डिज़ाइनर के थ्रू। इस तरह का डिज़ाइनर था कोई, EDMX ऐसे कोई नाम था। दोनों में से बेहतर कौन सी अप्रोच है? जी सर। दोनों में से बेहतर कौन सी अप्रोच है? सर वो आपने बताई थी कोड फर्स्ट बेहतर है। क्यों? कोड फर्स्ट। क्यों बेहतर है? सर वो इसलिए बेहतर है कि आपने ना थोड़ी सी डिटेल भी बताई थी आपने, डेटाबेस फर्स्ट और कोड फर्स्ट। वो कोई जो है थी कि किसी की चंद, यानी कि क्या उसको कहते हैं, चंद की है थी कि यार ये डेटा बेस फर्स्ट जो है ना वो करती है पूरे पूरे कोई करती है। तो आपने कहा था ये टोटली रॉन्ग है, इस तरह करके सर मैंने बस सुनी है और सुनी सुनाई बातें आपको सुना रहा हूँ। सुनी सुनाई बातें वो होती हैं जो कोई किसी को बताए किसी के बारे में। जी मैंने सर। आपको अपनी बातें खुद बताई हैं और मुझे मेरी बातें एग्जैक्टली उसी आंसर उसी तरह से दो
सर दो चीजें जो है ना, दो चीजें मैंने बहुत गौर से सुनी है। आपने कहा कि कोड फर्स्ट जो है ना, ये बताओ सुनी सुनाई बातें क्या होती नहीं नहीं सुनी सुनाई नहीं, जो आपने वीडियो में कहा था। हैं? सही है, अच्छा ठीक जी, वो आप दूसरी बात ना लेके जाएं, जो वीडियो में आपने कहा था उसका ही लेक्चर दिया, और मैं उसी को ही डिफाइन कर सर, मैं मुझसे बोला ही नहीं जा रहा सही पूछे तो। है, कोई और आया आगे आगे कोई होगा, अगला बंदा है। अगला बंदा है जी। हाँ जी सर, मैंने अपनी हाजिरी लगवा दी है कि मैंने इतना सा पढ़ा था। पता नहीं। आगे बोलो ना, नेक्स्ट कितने बंदे हैं मीटिंग में? 14 बंदे हैं, बोलो। आवाज़ मेरी आ रही है सब तक? यस सर, आ रही है। कौन सा बात कर रहे हैं? सर शराम बात कर रहा हूँ सर। शहरान कैसे हो यार, अच्छे हो? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। शहरान कल जो काम दिया था उसके बारे में कुछ सोचा? और सर नहीं कर पाया सर, याद नहीं था, अच्छा, सॉरी। इट्स ओके। नेक्स्ट। सर आज हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट अगला बंदा भी होने यार कोई। सर इसमें सर जो चीज समझ में आई थी कुछ कुछ सर, वो ये थी कि जब हम डेटाबेस बनाने से स्टार्ट करते हैं ना एप्लीकेशन, व्हाट इज एंटिटी तो फ्रेमवर्क? सर एंटिटी फ्रेमवर्क सर उन मेथड्स का नाम, उन अप्रोचेस का नाम है जिनको यूज करके तो हम एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। अच्छा, अब वो आगे तीन है कि यहाँ पहले डेटाबेस बनाकर फिर फ्रंट एंड पर आए, या पहले फ्रंट एंड बनाकर फिर डेटाबेस बनाएं। ओके। तो जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें काफी सारी चीजों के लिए हम बाउंड हो जाते हैं, जो फिर हमें उसी के हिसाब से ही हमें आगे फ्रंट एंड पे बनाना पड़ता है। और ऑब्वियसली ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है, इस सेंस में कि कल को अगर हमें चेंज करना पड़ता है तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। तो अ, जो सजेस्ट जो किया गया था और बात समझ भी आती है, वो ये है कि पहले जो है वो फ्रंट एंड कंप्लीट कर लें और उसके बाद में डेटाबेस की तरफ आएं, ताकि हमें ऑलरेडी क्लियर हो कि हमने डेटाबेस में क्या चीज बनानी है और क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? क्या यार आपका नाम? राशिद। जी सर। क्या बता रहे थे यार अभी, थोड़ा थोड़ा? सर वो सर मैं यही बता रहा था कि जो सब चीज़ समझ में आई है ना सर उसमें, वो ये है कि जब हमने कुछ चीज़ बनानी होती है ना, कोई प्रोजेक्ट वगैरह, तो हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं वो ये है कि या तो हम पहले डेटाबेस बनाएं, उसके बाद फ्रंट एंड पे जाएं, या हम पहले फ्रंट एंड बनाएं और फिर डेटाबेस पे जाएं। तो जब हम डेटाबेस पहले बनाते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम फिर बाउंड हो जाते हैं कि हमें अपने डेटाबेस से मुतल्लक ही से के अकॉर्डिंग ही हमें जो है वो फिर अपना फ्रंट एंड बनाना पड़ता है। और जाहिर है ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है, इस पे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कल को हमें चेंज करना पड़ता है तो प्रॉब्लम होगी, खास तौर पर ट्रिगर्स और स्टोर प्रोसीजर वगैरह। लेकिन अगर हम पहले फ्रंट एंड बनाते हैं तो हमें पहले तो क्लियर हो जाता है अच्छी तरह से कि फ्रंट एंड पे में हमने क्या क्या चीजें ऐड करनी है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग ही जब हम फिर हम डेटाबेस जब बनाएंगे ना, तो वो ज्यादा डेफिनेट और ज्यादा क्लियर होगी हमें डेटाबेस बनाते हुए, क्योंकि हमने उससे पहले उसका फ्रंट एंड तैयार कर चुके होंगे। अच्छा, सर ये थोड़ी समझ आएगी सर इस चीज को। सही। हमने फ्रंट एंड की मैंने बात तो की थी, पर मैंने क्लासेस की बात की थी, मॉडल क्लासेस जो होती हैं। हाँ जी सर। हाँ, थोड़ा सा ट्रैक सेट हुए तो फिर उसको देखो। नेक्स्ट बंदा कोई जिसने वीडियो देखी हो? अच्छा, मैंने वीडियो देखी है सर। इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक ऐसा पैकेज है जिसमें आप
इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टोर प्रोसीजर्स आप फ्रंट एंड पे ही उसको पैकेज को यूज करते हैं और वहां पर आप उसके मुताबिक डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते अच्छा, ये होता क्या है एंटिटी फ्रेमवर्क? हैं। ये पैकेज है। अच्छा, अम, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं पता, मैंने इंस्टॉल करने की कोशिश की थी। उसमें एक विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन में उसमें एरर आ रहा था। फिर इसमें जो है कंसोल का फॉर्म कंसोल एप्लीकेशन में मैंने किया तो वो इंस्टॉल हो गया, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मुझे पता। सही। चलिए ठीक है। कोई बंदा ऐसा जो मुझे बता दे एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है? इसमें सर टेबल्स जो है वो मैं ये नहीं पूछ रहा, सी ये शार्प में जाके सीधे नहीं, जी। मैं भी सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये चीज़ क्या है? किस चीज़ से लगा के खाते हैं? सर ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल ये मैपिंग ओ आर फ्रेमवर्क एम है। है, रिलेशन टेबल का डायरेक्ट रिलेशन करने के लिए इसमें सी शार्प में। बंदा तुम भी नहीं बता सकते क्योंकि तुमने अपनी टर्म में नहीं बताया। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर है। जैसे हमने यस सर। हमने अपना बनाया अभी ORM, कस्टम ORM हमने बनाया, अपनी लाइब्रेरी बनाई है, वो भी यही काम कर रही है। नॉट एग्जैक्टली ORM, लेकिन उससे मिलता जुलता काम ही हम कर रहे हैं। लेकिन ये टोटली ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर है। ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है? हमारी मॉडल क्लासेस, हमारे ऑब्जेक्ट्स, ये डायरेक्टली उनको डेटाबेस से मैप कर देता है। बाकी डिटेल जो है वो मुझे नहीं पता, मैंने 2017-18 में बनाई थी शायद वो वीडियोस भी, तो उनको एक दफ़ा फिर देखिएगा, वो बड़ी डिटेल से और बड़ी अच्छी वीडियोस हैं, उनको लाजमी देखिएगा। अभी हम इसकी थोड़ी सी एक प्रैक्टिस करते हैं। मोस्टली ये जो एंटिटी फ्रेमवर्क है वेब एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। हम अपना जो भी हमने काम करते हैं वेब से रिलेटेड, चाहे .NET Core का हो चाहे MVC का हो, वो इसी में करते हैं। डेटाबेस के लिए हम अपनी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, क्योंकि डेटाबेस में और बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन में सॉरी, तो वेब के लिए हम वही यूज़ करते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन मजीद, कि एंटिटी फ्रेमवर्क फास्ट होगा कि जो भी हम काम कर रहे हैं ये फास्ट होगा? सर जो हम काम कर रहे हैं वो फास्ट होगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी चीज़ होगी। थर्ड पार्टी तो नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है यार, क्यों प्रॉब्लम कर अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का ठीक होगा अपना। सर। हाँ जी, एंटिटी फ्रेमवर्क स्लो होगा, दिस इज व्हाट द वीडियो वाज सेइंग। और ये जो है ये डायरेक्ट अप्रोच है, ये ज्यादा फास्टर है। अच्छा, एंटिटी फ्रेमवर्क किस हिसाब से स्लो होगा? परफॉर्मेंस के लिहाज से कि प्रोडक्टिविटी के लिहाज से? प्रोडक्टिविटी। परफॉर्मेंस के लिहाज से। तो प्रोडक्टिविटी के लिहाज से कौन सा स्लो होगा? प्रोडक्टिविटी में भी स्लो सर आई होगा थिंक मेरा ख्याल में। प्रोडक्टिविटी में इससे इतना फर्क नहीं होगा, क्योंकि सर दोनों एट द एंड काम सेम ही करते हैं। एंटिटी फ्रेमवर्क सर परफॉर्मेंस के लिहाज से मेरा ख्याल है जिस वजह से स्लो होगा वो ये है कि सर ये ना एक थर्ड पार्टी चीज बन जाती है इस हवाले से कि पहले डाटा इसके पास जाएगा और ये फिर आगे डेटाबेस में आगे लेके जाएगा। तो इस में जाहिर है सर कि इस पूरे सिस्टम में थोड़ा टाइम लगेगा, बजाय ये कि हम डायरेक्ट डेटाबेस में ले जाएं। तो आई थिंक इस वजह से ये थोड़ा प्रोडक्टिविटी के लिहाज से एंटिटी फ्रेमवर्क फास्ट होता है और परफॉर्मेंस के लिहाज से वो स्लो होता है, ठीक है। जो हमने काम किया है वो प्रोडक्टिविटी के लिहाज से। प्रोडक्टिविटी से क्या मतलब है? जो हमारा टाइम लगता है इस चीज़ को बनाने में, डेवलपर का जो टाइम लगता है, तो ज़ाहिर सी बात है हमें ये सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती हैं। ये SQL कनेक्शंस, कमांड्स, स्टोर प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। एंटिटी फ्रेमवर्क कभी हम करेंगे डेमो, तो ये तो सेकंड्स में काम होगा। तो लेकिन प्रोडक्टिविटी के लिहाज से क्या होगा, ये एंटिटी फ्रेमवर्क तेज़ होगा, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से ADO.NET जो यूज़ कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा फास्टर है। अभी हम कोई करते हैं क्यूरी, इधर एंटिटी फ्रेमवर्क की क्यूरी लिखते हैं, वो पहले उसे ट्रांसलेट करता है SQL में, फिर ट्रांसलेशन के बाद उसे फिर एग्जीक्यूशन होती है उसके SQL में। तो हम जब डायरेक्टली स्टोर प्रोसीजर या क्यूरी लिखे होते हैं तो ADO.NET डायरेक्टली उसे एग्जीक्यूट करता है SQL सर्वर पे। लेट्स से हमारे पास ये कस्टमर्स का टेबल है, कस्टमर नेम, फ़ोन, मोबाइल और ईमेल, हमें ये 4 चीज़ें चाहिए। हम डेटाबेस में चलते हैं, एक नया डेटाबेस बनाते हैं, न्यू डेटाबेस, POS बैच
DBF DB फर्स्ट डेमो ओके कर लेते हैं। अभी हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं। हम पहले अपना डेटाबेस बनाएंगे। टेबल्स पे चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू टेबल, आईडी इंटीजर, उसके बाद नेम एन वार 4, उसके बाद क्या था, मोबाइल और ईमेल। ठीक है, कस्टमर आईडी को हमने क्या कर दिया, प्राइमरी की कर दिया। उसके अलावा इस आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को हमने यस कर दिया और इसे सेव करते हैं कस्टमर्स के नाम से। ओके, बस इतना सा काम हमने किया। अभी हम यहाँ पे गए हैं और सोल्यूशन पे गए हैं और प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें, मैनेज न्यू गेट पैकेजेस पे आ जाएं और यहाँ पे आके सर्च करें एंटिटी फ्रेमवर्क। ये कोर वाला आएगा, कोर हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम सिंपल एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क। ये जो थर्ड पार्टी कह रहे थे, ये देखें इसका ऑथर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट है। ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना फ्रेमवर्क है। इसको इंस्टॉल कर लें, एक्सेप्ट कर लें। ये पैकेज को ऐड कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में। फिनिश, सक्सेसफुली ऐड हो गया। अभी न्यू गेट को ख़त्म करते हैं और रेफरेंसेस पे आएँ। तो ये इधर देखिएगा, एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट एसक्यूएल सर्वर, ये इसने नेम स्पेसिस हमारे रेफरेंसेस में इंपोर्ट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे। अभी हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं। तो ये जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको वो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन हैं डेमो, लेकिन आपको सही समझ आ जाएगी सारी डिटेल्स। ऐड करते हैं न्यू आइटम और इधर हम लोग सर्च करते हैं ADO.NET एंटिटी डाटा मॉडल और इसको मैं नाम दे देता हूँ लाइक कस्टमर DB। ऐड और कह रहा है कि डाटा किधर से लेके आना है। हमने EF डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस, क्योंकि हमने डेटाबेस पहले बनाया। नेक्स्ट, यहाँ पे न्यू कनेक्शन देंगे और यहाँ पे सर्वर का नाम देते हैं। यहाँ पे कॉपी और इधर सर्वर का नाम दे रहे हैं। इधर से TOSDB ये डेमो टेस्ट कनेक्शन करें और ओके कर दें। नीचे इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग आपने लिखनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टमर्स DB, ये कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है। कॉपी और इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ। फिर आपसे ये पूछेगा कि टेबल्स चाहिए, स्टोर प्रोसीजर चाहिए, व्यूज़ चाहिए। अभी हमारे पास सिर्फ टेबल्स हैं तो हम वो लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट, फिनिश कर देते हैं इसको। ये मैं इसका डेमो इसलिए दे रहा हूँ कि ये वो जो मेरा ट्यूटोरियल है 8 वो कंसोल एप्लीकेशन है, तो उसको आपने देखना है। इनकी ईच एंड एवरीथिंग, इनकी डिटेल्स जो हैं आपको वहाँ से समझ लग जाएंगी। ये हमारी DMX फाइल जिसकी हम बात कर रहे थे, ये हमारा टेबल है। ठीक है, अब ऐसे ही होता है। अभी हम इसको यूज़ करते हैं। हम चलते हैं डेटाबेस में और रिफ्रेश करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एडिट करते हैं और हम इसमें कुछ ऐड भी कर देते हैं। मार्क स्मिथ, जॉन, मोहम्मद अहमद और ये लाइक gmail.com। ये आपने वेबसाइट चेक की थी inspireprogrammer.com? जी सर। ये हमारे कस्टमर का डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी हम इसको डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं कस्टमर DB।
ये हमारी वो कनेक्शन स्ट्रिंग है, उसकी कॉन्टेक्स्ट की क्लास है, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। ये डीबी इक्वल्स टू न्यू डीबी, और क्या कहते हैं कस्टमर्स डाटा ग्रिड लिंक। तैमूर है क्लास में? जी सर। सोर्स इज इक्वल्स टू डीबी डॉट, अब जब डीबी के ये जो एंड कॉन्टेक्स्ट क्लास है, इसके बाद में देखिए मैं कस्टमर के टेबल को एक्सेस कर सकता हूँ। डीबी डॉट कस्टमर्स डॉट टू लिस्ट। ठीक है, अभी इसे स्टार्ट करते हैं। ये देखें, एक लाइन में मेरा डाटा आ गया डाटा ग्रिड व्यू में। कमाल हो गया सर। कोई स्टोर प्रोसीजर नहीं लिखा, कोई कनेक्शन नहीं लिखी, कमांड नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा। सिंपल एक लाइन में मेरा डाटा ग्रिड व्यू में लोड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से लेट से मुझे डाटा सेव करना है, तो मैं सेव के बटन पर डबल क्लिक करता हूँ। वैलिडेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगा रहा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये सब कुछ कर लोगे। कस्टमर्स डीबी, डीबी इक्वल्स टू न्यू कस्टमर्स डीबी, ये मेरी कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम है। और उसके बाद इधर आके देखोगे तो ये कस्टमर्स की क्लास ऑटोमेटिक ऐड हो चुकी हुई है। तो वीडियोस देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो मैं इधर क्या करता हूँ, कस्टमर सी टी आर इज इक्वल टू न्यू कस्टमर, और इसमें मैं वैल्यूज सारी दे देता हूँ। आईडी तो चूँकि नहीं देनी, वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है। उसके बाद मैंने क्या देना, नेम, नेम आएगा कस्टमर नेम, क्या नाम था, नेम टेक्स्ट बॉक्स, इसकी वैल्यू इधर से आएगी। उसके बाद मोबाइल है, इक्वल्स टू मोबाइल डॉट टेक्स्ट। उसके बाद ईमेल है, ईमेल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। उसके बाद एड्रेस क्या चीज़ थी, ईमेल नेम, आई थिंक यही चीज़ नेम, फ़ोन। अच्छा फ़ोन भी है, और फ़ोन हमने डेटाबेस में वैसे कॉलम नहीं बनाया। चलो ठीक है, उसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ये 3 कॉलम ठीक है। तो ये मैंने मैप किया अपने, देखो डाटा में किसके साथ मैप कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के साथ। क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उसके साथ मैप कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डीबी डॉट कस्टमर्स डॉट ऐड, और मैं इसमें क्या पास करता हूँ, सी टी आर ऑब्जेक्ट पास करता हूँ कि इसको ऐड करता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ डीबी डॉट सेव चेंजेस, और मेरा काम हो गया। इधर मैं लिख देता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो कस्टमर सेव, सिंपल एज दैट। स्टार्ट करते हैं। मैं इधर लिखता हूँ राना टेस्ट कस्टमर सेव, ओके। अब इसमें नहीं आ रहा चूँकि वो हमने लोड में लिखा हुआ कोड, तो इन 2 लाइनों को यहाँ से मैं कट करता हूँ। प्राइवेट वाइड लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू, इधर पेस्ट कर देता हूँ। और इसको इसके बाद क्या करता हूँ, इधर एग्जीक्यूट करवा देता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। और इसके बाद इसको इधर कॉल कर देता हूँ, सिंपल एज दैट। स्टार्ट करते हैं। और मैं ये राना वाला आ रहा है, इधर मैं लिखता हूँ शौरम, और ये टेस्ट सेव करता हूँ, ओके। और ये मेरा शौरम वाला डाटा आ गया, ठीक है। ये सिंपल काम किया है, नो स्टोर प्रोसीजर, नो कनेक्शन, नो कमांड, नथिंग एल्स। इसीलिए कहते हैं कि इसकी प्रोडक्टिविटी तेज़ होती है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से स्लो होता है, सही है। तो सर एक चीज बताएं, प्रोडक्टिविटी में तो ये बहुत मतलब जबरदस्त चीज है, लेकिन ये बताएं कि परफॉर्मेंस कितनी सिग्निफिकेंट है इस चक्कर में। मेरा नहीं ख्याल कि ये एप्लीकेशन में नहीं पता चलता। जी हाँ, कोई बड़े एप्लीकेशन है तो उसको आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज ठीक से था। हम तो अपनी वेब एप्लीकेशन में मोस्टली इसी को यूज़ करते हैं। ये मैं कुछ करता हूँ, उसमें मैंने दिखाई भी थी। ये हमारी वेब एप्लीकेशन है जिसमें हम इसे यूज़ कर रहे हैं। ये इसमें हम इसे यूज़ कर रहे हैं, और हमने इसके अलावा और भी बेशुमार वेब एप्लीकेशन है जिसमें यूज़ करते हैं। वेब में ये और सिंपल होता है, इससे भी ज़्यादा सिंपल होता है।
अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे लिखो CRUD ऑपरेशंस IT ASP.NET MVC IT फॉर सॉल्यूशंस। तो इधर गया, अभी मैंने वीडियो नहीं डाली है। सर वो प्लेलिस्ट के नीचे ही था ये। हाँ उधर है, उसमें प्लेलिस्ट में भी है। हाँ जी, प्लेलिस्ट के अंदर ही है जो आपने सर्च करना है। ये प्ले लिस्ट में आएंगे तो इधर है, ये पड़ा हुआ ASP.NET MVC 5 एंटिटी फ्रेमवर्क SQL सर्वर, एक ट्यूटोरियल है जिसमें कंप्लीट CRUD ऑपरेशंस है। इसमें तो मुझे ये फिर लिखना पड़ा है खुद से ये चीज़ें, उसमें ये भी नहीं लिखना पड़ता, उसमें सिर्फ ये लिखना पड़ता बस। सर 35 नंबर लाइन पर ये कस्टमर, ये सर इसकी नहीं समझ लगी। जस्ट ये कस्टमर क्या था? ये कस्टमर हमारी क्लास है ना, ये TDMX फाइल में देखोगे तो ये कस्टमर की क्लास पड़ी हुई है, ऑटोमेटिकली बन गई थी ये क्लास। ये क्लास पड़ी हुई है। हाँ जी। ये बनी हुई है, ये देखो DB सेट हमने बनाया है अपनी कॉन्टेक्स्ट क्लास में, जो ऑटोमेटिक बनाया, चूँकि हमने डेटाबेस से लेके आ रहे हैं, हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का डेमो देख रहे हैं। ये बनी हुई है customers.cs, ये उसकी प्रॉपर्टीज देखो खुद बहुत कम है। अच्छा, ये कस्टमर टेबल का नाम है जिसका ये सारा काम हो गया। ठीक हो गया सर। ये कोड फर्स्ट में ये यहाँ खुद लिखते थे और ये इसमें ऑटोमेटिकली आ गया ऑटोमेटिकली डेटाबेस फर्स्ट में। ठीक है सर। उसके अलावा अगर फर्ज करो आपको सर्च करना है तो मैं इधर एक स्ट्रिंग पैरामीटर बनाता हूँ, स्ट्रिंग फिल्टर जो डाटा को लोड कर रहा है, ठीक है। उस इवेंट में मैं बनाता हूँ फिल्टर, और इधर से मैं क्या पास कर देता हूँ string.empty कि लोड इवेंट पे कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा देता हूँ, इफ फिल्टर नॉट इक्वल्स टू string.empty, अगर ये empty ना हो फिर ये काम करना, अदरवाइज सिंपली क्या करना, उसको जाके लोड करवा देना। और अगर फिल्टर को ये अप्लाई हुआ हुआ तो फिर यहाँ पे आके लैम्डा एक्सप्रेशन पास करूँगा, लाइक C goes to customers डॉट फाइंड, करूँगा C, अच्छा customers डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, हाँ इसमें C goes to C डॉट, देखो सारी प्रॉपर्टीज उसकी एक्सेस कर रहा हूँ, जिस पे भी कंडीशन लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ। कस्टमर डॉट नेम डॉट कंटेंट्स, और उसमें मैं फ़िल्टर को पास करवा दूँगा। फाइनली इसको दोबारा टू लिस्ट में कन्वर्ट करवा दूँगा। ये करते हैं, एक सेकंड इसको चेक करता हूँ, ठीक है। और इधर भी मैं इसको क्या करवा देता हूँ, नॉर्मल मैं क्या करूँ string.empty करवा देता हूँ। ये मैंने इसलिए किया कि आपके दो मेथड ना बने, और अगर कोई सर्च पे अप्लाई करता है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, इफ सर्च टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू string.empty, फिर क्या करो, लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू, और इसमें मैं पास कर देता हूँ सर्च टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू। अब स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल लोड हो गया, मैं राना को सर्च करता हूँ। शायद मुझे इसको क्या रिटर्न करना है, लाइक ये होना चाहिए, इसके बाद इस पर दिया होना चाहिए डॉट टू लिस्ट, समझ नहीं आ रहा। तैमूर, ये मैंने आप लोगों को करवाया नहीं था यार, जी सर करवाया था, लेकिन सर्च वाला उसमें सर मेरे ख्याल में नहीं था, सिर्फ CRUD ऑपरेशन थे। क्यों नहीं था? अच्छा ये तो सिंपल लिख देना डॉट फाइंड, अच्छा इधर पे मैं करता हूँ, सर डॉट वेयर करके भी आता है कैशी में हाँ वेयर शायद। वेयर 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 वेयर
वेयर लगा लो। उसके बाद ये इंसर्ट करवाने के लिए, अपडेट के लिए वही सिनारियो है। इसी बटन पे हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ये इस जगह इफ दिस डॉट, अभी हमने वो नहीं बनाया, फिर एक प्रॉपर्टी बनाएंगे जैसे नॉर्मल हम काम करते हैं। प्रॉप इंट आईडी, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ दिस डॉट आईडी ग्रेटर देन और 0 पे, तो फिर क्या करो, अपडेट एल्स ठीक है। और अपडेट के लिए क्या करना है आपने, ऐड के लिए ये काम करना है, तो आ जाएगा इधर इंसर्ट के टाइम। तो अपडेट के लिए आपने क्या करना है, db डॉट कस्टमर्स डॉट एंटिटी, अच्छा db डॉट ct और क्या था तैमूर, क्या मैंने लिखवाया था आप लोगों को यार, एक सेकंड रुको मैं इसको देखता हूँ। सर डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट है या शायद सिंगल और डिफॉल्ट? नहीं सर्च नहीं करना, हमने अपडेट करना है, उसके लिए वो एंटिटी स्टेट होती है उसकी। अच्छा, डॉट एंट्री, अच्छा इस जगह पे अपडेट पे सबसे पहले आपने क्या करना है, वॉर कस्टमर इन db डेटाबेस से कस्टमर को लेना है जो डेटाबेस में पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ कस्टमर db डॉट कस्टमर्स डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट c goes to c डॉट id इक्वल्स टू दिस डॉट कस्टमर दिस डॉट id। सबसे पहले आपने डेटाबेस से कस्टमर को लेना है अपडेट करते वक्त, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको उसकी वैल्यूज़ को अपडेट करना है ऐसे, कस्टमर इन db डॉट नेम इक्वल्स टू, ये नेम, ये मैं वेब में ये काम नहीं करना पड़ता, ये डेस्कटॉप में ये मसला होता है। ये डेटाबेस से लेके आओ कस्टमर को अपडेट करने से पहले, और उसके बाद आप क्या करो, उसकी वैल्यूज़ को अपडेट करो, और उसके बाद यहाँ पे लिख दो db डॉट एंट्री, कौन सी एंट्री है, कस्टमर इन db, उसके बाद डॉट स्टेट इज इक्वल्स टू सिस्टम डॉट डाटा डॉट एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड, और फाइनली ये सेव चेंजेस कॉल होगा तो वो अपडेट कर देगा। इसी तरीके से डिलीट के लिए है तो उधर हम लोग लिखेंगे कस्टमर db इक्वल्स टू न्यू कस्टमर db, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे db डॉट रिमूव db डॉट कस्टमर्स डॉट रिमूव, और उसमें हम लोग क्या पास कर देंगे, अच्छा फिर उसी तरीके से, और कस्टमर इन db इक्वल्स टू
पास डॉट डिफ़ॉल्ट, और उसमें हम पास करेंगे दिस डॉट ID। इधर से जो इस ID पे कस्टमर को उठा के लाओ, C goes to C डॉट ID। इस ID के बेस पे जो भी कस्टमर पड़ा हुआ है इज इक्वल्स टू दिस डॉट ID। जो भी कस्टमर पड़ा हुआ है वो उठा के लाओ। उसके बाद क्या करो, DB डॉट रिमूव, DB डॉट कस्टमर्स डॉट रिमूव, और क्या रिमूव कर दो, कस्टमर इन DB, इसको रिमूव कर दो। उसके बाद क्या करो, DB डॉट सेव चेंजेस। इस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हो, और इस तरीके से आप इसे अपडेट कर सकते हो, और इस तरीके से आप इसे सेव कर सकते हो, और उसके अलावा इस तरीके से आप सर्च या फिर डाटा लोड करवा सकते हो। ये हमारे CRUD ऑपरेशंस थे, और बाकी तो प्रोसेस सेम है। वो जो जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये डाटा इधर रीलोड करना है, वो तो आप लोगों को पता है, मेरे ख्याल से ऑलरेडी मैंने करवा दिया होगा। यस सर। तो ये काम है मेरे भाई एंटिटी फ्रेमवर्क डेटाबेस फर्स्ट का कोड 100% सेम है, सिर्फ प्रोसेस चेंज हो जाएगा। इधर हमने अपनी मॉडल क्लासेस को बनाया किसके साथ, EDMX फाइल के साथ। हमने पहले डेटाबेस बनाया और फिर EDMX फाइल ऐड की है। ये वाला कोड जो हमने लिखा है, ये कोड ये सेम होगा, इधर वी आर यूजिंग डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच या फिर कोड फर्स्ट अप्रोच। ये कोड 100% सेम होगा, सिर्फ प्रोसेस चेंज हो जाएगा। पहले डेटाबेस बनाया और इधर हमने EDMX फाइल ऐड कर दी है। अगर हम कोड फर्स्ट यूज़ कर रहे होंगे तो हम पहले मॉडल्स बनाएंगे और उसके बाद माइग्रेशन रन करेंगे, तो वो डेटाबेस में जाके फिर वो डेटाबेस बन जाएगा। समझ आइए बात की? जी सर, वो आपने बताया हुआ है, वहाँ से सही समझ लग जाएगी। हाँ, वहाँ पे काफ़ी सारा डिटेल्स में मैंने बताया हुआ है। न्यू हाँ प्रोजेक्ट जी। बनाते हैं, और न्यू प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, EF कोड फर्स्ट डेमो ओके कर देते हैं, तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर ऐड करेंगे हम अपना मॉडल्स का। मॉडल्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डेटाबेस टेबल को। एक मॉडल ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट का, और इधर इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं। ड्रॉप इन ID, ये ऑटोमेटिक कंसीडर होगा। ID जो है ये कन्वेंशन बेस्ड है, तो ID से पता चल जाएगा ये प्राइमरी की रखनी है। ड्रॉप स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, उसके बाद ड्रॉप स्ट्रिंग क्लास नेम। सर अगर हम स्टूडेंट ID रख दें तो फिर वो प्राइमरी की सेट नहीं करेगा? तब भी करेगा, क्योंकि उसके पीछे स्टूडेंट टेबल रखा हुआ है आपने। अदरवाइज़ कुछ भी और रखना है तो आप इसके ऊपर डेटा एनोटेशन अप्लाई कर सकते हो, लाइक इस तरह से कि कंट्रोल डॉट करो, अच्छा वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने अभी इसमें वो इंस्टॉल नहीं किया एंटिटी फ्रेमवर्क। हाँ जी सर जी, इसमें इंस्टॉल ही नहीं किया हमने। मैंने न्यू गेट पैकेजेस गेन एंटिटी फ्रेमवर्क, ये एंटिटी फ्रेमवर्क इसमें इंस्टॉल कर दी, एक्सेप्ट, और उसके बाद इधर आके लिखो ये आ रहा है डेटा एनोटेशन, तो उसे इससे भी पता चल जाएगा कि ये मेरी जो फील्ड है ये प्राइमरी की है। ठीक है, उसके बाद मॉडल में हमने एक और क्लास बनानी है, उसका नाम दे देता हूँ मैं स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट, या उधर हमने रखा था कस्टमर DB। ये कॉन्टेक्स्ट क्लास होती है बेसिकली। ऐड कर लेते हैं और इसको भी पब्लिक कर देते हैं। सारा काम इसी से हो रहा था। उधर जो हम लिख रहे हैं ना, उधर हम लिख रहे हैं ये कस्टमर्स DB, ये यही वाली क्लास है, ये जो कॉन्टेक्स्ट क्लास है बेसिकली। यस सर, ऐसे ही है। DB सेट रिप्रेजेंट करता है डेटाबेस में एक टेबल को। हमने किसका टेबल बनाना है, स्टूडेंट का। स्टूडेंट की हमने क्लास बना ली हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट और इसका नाम प्लूरल में दे देंगे स्टूडेंट्स, और इसे सिस्टम डॉट
डाटा डॉट एंटिटी को भी इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई हमने क्या करना है, कनेक्शन की बारी। कनेक्शन स्ट्रिंग हमने क्या बनाया, स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम। तो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड नेम इज इक्वल टू वो वाली क्लास का नाम दे देंगे, कॉन्टेक्स्ट का इनिशियल डाटा सोर्स कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर देंगे। डेटाबेस का नाम डेटाबेस का नाम रख देता हूँ मैं यूएस बैच कोड फर्स्ट। बस ये इतना काम करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस जो टेबल एग्जीक्यूट करने हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट क्लास में लाजमी होने चाहिए। फिर हम जाएंगे टूल्स पे, फिर न्यू पैकेज मैनेजर, और यहाँ पे आके पैकेज मैनेजर कंसोल पे जाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनेबल माइग्रेशंस एंटर कर देंगे। नो कॉन्टेक्स्ट टाइप, अच्छा नो कॉन्टेक्स्ट टाइप वाज फाउंड इन समरी की कॉन्टेक्स्ट तो हमने अच्छा इसको इनहेरिट करना है। ये जो कॉन्टेक्स्ट क्लास होगी इसे हमने मस्ट इनहेरिट करना है, किससे, डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब दोबारा से वो अप्लाई करते हैं। सर वो कनेक्शन स्ट्रिंग का जो बेस क्लास है वो कंस्ट्रक्टर बनता है, वो उधर देख लेना, तो डिटेल में मैंने बता दिया हुआ सारा। वो देखा हुआ है, इसमें तो नहीं यूज़ किया आपने वो? मैंने क्यों नहीं यूज़ किया, अगर वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा। जी सर ठीक हो गया। ये माइग्रेशंस इनेबल हो गई हैं। उसके बाद मैंने क्या करना है, ऐड माइग्रेशन, पहली माइग्रेशन मैंने ऐड करनी है। इसको कहते हैं वर्जनिंग ऑफ डेटाबेस। वो वीडियोस देखोगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एडिंग स्टूडेंट एंटिटी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। नहीं मैंने नहीं सुना मैसेज। हाँ ठीक है, कल ही आ जाओ यार, कल ही आ जाओ, मैंने अभी खाना भी खाना है, कल ही आ जाओ। हाँ लंबा ही करेंगे, लंबे आपके साथ इंशाल्लाह लंबे सेशंस करेंगे, डोंट वरी। हाँ जब फ्री हुए मुझसे कांटेक्ट कर लेना। किसकी, सही है, ठीक है, मैं सेंड कर, ठीक है मैं सेंड कर देता हूँ। आई बैन चाहिए ना, कर देता हूँ। हाँ ठीक है, सही है, ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो ये देखिए, ये इसने माइग्रेशन से अप्लाई कर दी है, और इसमें वो माइग्रेशन में वो बता रहा है कि हमने स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करना है, और उसमें 3 कॉलम्स हैं। आईडी है जो कि नल लेवल फॉल्स है, आइडेंटिटी ट्रू ऑटोमेटिक उसने कर दी है क्योंकि ये प्राइमरी की है, टी डॉट आई डी, और ये पहली माइग्रेशन हमारी इधर आके स्टोर भी होगी। और इसे हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना अपडेट डेटाबेस, एंटर करना है।
डिप्लॉय कर दिए हैं, सीड मेथड को इसको रन कर रहा है। अभी हम डेटाबेस में चलते हैं और यहाँ पे आके इसको क्या करते हैं, राइट क्लिक और रिफ्रेश करते हैं। स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर। जी सर। क्लिक करते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे ये देखेंगे ये आ रहा है POS बैच कोड फर्स्ट डेटाबेस हमारा ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। और इसके टेबल्स आप देखेंगे, इसमें ये माइग्रेशन हिस्ट्री का टेबल है जिसे आपने नहीं छेड़ना है। इसमें सारे हमारी वर्जनिंग जो है वो स्टोर हो रही होगी डेटाबेस की। और ये स्टूडेंट का टेबल है, राइट क्लिक करो, सेलेक्ट करो तो ये हमारा टेबल बन गया। इसके डिज़ाइन पे जाओ तो ये स्टूडेंट नेम आ रहा है और क्लास नेम आ रहा है, ठीक है। और ये चूँकि हम कोड फर्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमने इस डेटाबेस को इधर नहीं छेड़ना अपने इस डिज़ाइनर में। हमने जो भी काम करना है अपनी क्लासेस में करना है। इसलिए अपनी ये जो क्लासेस हैं ना इसमें हमने काम करना है, ठीक है। समझ आई बात की? यानी कि अगर टेबल का नाम चेंज करना है तो यहाँ चेंज करना। कुछ भी करना है, कॉलम चेंज करना है, कुछ भी करना है, सब कुछ यहाँ पे होगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं करना। क्योंकि वहाँ पे जो भी चेंज करोगे जब माइग्रेशन अपडेट अप्लाई होगी, ये पहली तो बात है वो कंफ्लिक्ट कर जाएगा, क्या जाएगा डेटाबेस का वो वेरिएंट और जो माइग्रेशन में पड़ा है वो डिफरेंट है। और उसके अलावा जब कोई माइग्रेशन अपडेट करोगे तो आपने ऑलरेडी जो उधर चेंजेस की होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको याद हो, ये देखो हमने कस्टमर्स एप्लीकेशन बनाई है ना, इसमें EDMX फाइल है, इसको खोलो, इसका ये TT फाइल खोलो, ये कस्टमर की क्लास देखो, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑटो जनरेटेड। द कोड वाज ऑटो जनरेटेड फ्रॉम अ टेम्पलेट, मैनुअल चेंजेस टू दिस फाइल मे कॉज अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इन योर एप्लीकेशन, विल बी ओवर रिटन इफ कोड इज़ रीजनरेटेड। जब हम डेटाबेस फर्स्ट यूज़ करते हैं तो हमने चेंजेस उधर करनी है, हम इस क्लास को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि जब भी कोई रीजनरेट होगा कोड तो ये जितनी भी चेंजेस की होगी वो ओवरराइड हो जाएगी। और जब कोड फर्स्ट यूज़ करना है तो फिर चेंजेस मॉडल में करनी है इस जगह पे, डेटाबेस में नहीं करनी मैनुअल चेंजेस। जी सर। बाकी रेस्ट ऑफ द कोड जो है सेम है, जैसे मैं वैसे कुछ डेमो कोड लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इधर हमने अपनी कॉन्टेक्स्ट क्लास का क्या नाम रखा हुआ है, स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट। तो कुछ भी काम करना है स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट से करना है। कंट्रोल डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट। अब कुछ भी कर सकते हो उसी तरीके से, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट ऐड डॉट रिमूव डॉट फाइंड डॉट वेयर। अब सब कुछ उसी तरीके से बाकी कोड होगा जो हमने उधर किया है। समझ आइए बात की? यस सर। ये थी पोस्ट। सर तो इसमें सर एक और चीज है कि इसमें ये बताएं कि DB फर्स्ट ज्यादा बेहतर अप्रोच नहीं है कोड फर्स्ट से? मैंने एक वर्ड यूज़ किया, ये माइग्रेशन में मैंने वर्ड यूज़ किया था वर्जनिंग, डेटाबेस वर्जनिंग। जी। तो DB फर्स्ट से आप डेटाबेस वर्जनिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे? मतलब आज डेटाबेस का वर्जन, अभी हमारे डेटाबेस में ये है कि एक कस्टमर की क्लास सिर्फ पड़ी हुई है, स्टूडेंट की क्लास, ठीक है। और वो हमने डिप्लॉय कर दिया उधर जाके, या POS हमने डिप्लॉय कर दिया। कल को डेटाबेस में मज़ीद चेंजेस होंगी तो उसको कैसे जाके मैनेज करेंगे उधर क्लाइंट की PC? इधर तो आपके पास माइग्रेशन होगी, वो माइग्रेशन सिर्फ आपने उधर जाके एग्जीक्यूट करनी है तो आपका काम हो गया बस। उसके अलावा हम प्रोग्रामर्स हैं, हमारा काम कोड लिखना है,
वो तो नहीं लिखना। बाकी आप वो वीडियो देखोगे तो आपको तफसील से समझ आ जाएगी कि मैंने इसको क्यों किया था। और मेजॉरिटी या सर आपने वो डेवलपर्स की मेजॉरिटी है जो कोड फर्स्ट को सही समझती है, अच्छा समझती है, वो मैंने सारी उस वीडियो में तफसील मैंने बता दी हुई। सॉरी, डेटाबेस फर्स्ट को अच्छा समझती है और बेहतर समझती है, एक अच्छी खासी कम्युनिटी है। तो ये आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में जो कीज लिखा था, वो स्क्वायर ब्रैकेट किस लिए यूज होता है? ये डाटा एनोटेशंस के लिए। देखो ये इधर आया ना डेटाबेस में, अभी देखो ये क्या आ रहा है, एन वार 4 जी एक्स आ रहा है। जी ये डाटा एनोटेशन, जी डाटा एनोटेशंस मैंने मेरे ख्याल से उसमें बताई हैं कि नहीं बताई, गूगल से देख लेना। जैसे मैंने और कहीं कोड में कई जगह देखता हूँ कि ब्रैकेट लगा था, तो वो समझ नहीं आ रहा था ये किस लिए। डाटा एनोटेशंस है ये, मेरी को एमबीसी वाली वीडियो देखोगे उसमें मैंने काफ़ी सारे डाटा एनोटेशंस यूज़ किए हुए हैं। डाटा एनोटेशंस ये कि कस्टम वैलिडेशन अगर आपने लगानी है डेटाबेस में, अभी मैंने आपको बताया कि डेटाबेस में मैनुअल चेंजेस नहीं होंगे, तो आप इसकी डाटा टाइप जी चेंज करना चाहते हो, चलो वो भी कर लो। जी ये चेंज करना चाहते हो मैक्स को, तो कैसे करोगे? इसको अलाउ नल को फॉल्स करना चाहते हो तो कैसे करोगे? मैक्सिमम लेंथ जी देना चाहते हो कि इतने कैरेक्टर्स होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें किधर करोगे? जी डाटा एनोटेशंस में ही करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। अच्छा इधर दिखाता हूँ आपको शायद ये देखो मैं डाटा एनोटेशन अप्लाई कर रहा हूँ रिक्वायर्ड की, कि ये फील्ड रिक्वायर्ड हो, जब जी तक ये फिल ना हो तब तक ये ना जाए। जब ये रिक्वायर्ड अप्लाई होगा तो फ्रंट एंड पे भी नहीं सेव करने देगा, और डेटाबेस में जो उसकी अलाउ नल प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, कि नल नहीं एक्सेप्ट करना। जी फिर मैं इसको मैक्सिमम लेंथ दे रहा हूँ 50 की, कि 50 करेक्टर्स अलाउ है। फिर जी मिनिमम लेंथ दे रहा हूँ 3 की, कि कम अज़ कम 3 करेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद डेसिमल इसमें मैं दे रहा हूँ, ये तो वेब एप्लीकेशन के लिए करेंसी। ये टेबल्स को रिफ्रेश कर रहे हैं, ये हमारा एक्सपेंसेस का टेबल ऐड हो गया जिस पे हमने अप्लाई की थी डाटा एनोटेशंस, ये जो स्क्रिप्ट लिखी थी। और इसी को देखो, जैसे ही डाटा एनोटेशंस की है ना, तो ये देखो, ये जो माइग्रेशन अप्लाई हुई है इसमें क्या लिखा हुआ है कि आईडी, वो तो ऑलरेडी हमारा भी उधर आ रहा है। टाइटल में लिखा हुआ है नल लेवल फॉल्स और मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 50 है। जी और अगर आप अपनी माइग्रेशन को देखो जो भी हमने थोड़ी देर पहले अप्लाई की है कस्टम ईएफ वाली माइग्रेशन, तो देखो इसमें सिर्फ पहले पे लगा हुआ है, बाकी चूँकि हमने डाटा एनोटेशन यूज़ नहीं की, तो अगर आप डाटा एनोटेशन यूज़ करोगे तो जी सब पे अप्लाई हो जाएगा। जी ठीक है, समझ आ गया। तो ये था मेरे भाई एंटिटी फ्रेमवर्क, दोनों प्रोजेक्ट्स की कोड फर्स्ट और डाटाबेस फर्स्ट। बाकी इनकी थ्योरेटिकल और सारे जो डिटेल्स हैं वो आप चैनल पे जाके तफसील से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अच्छा सर, ये वेब में तो आपने फरमाया है कि ये मतलब एक काम मतलब यूज करते हैं सर, डेस्कटॉप में सर ये चीज कामयाब है या स्टोर प्रोसीजर ज्यादा बेहतर है डेस्कटॉप के लिए? नहीं कामयाब है, लोग यूज़ करते हैं यार, कामयाब तो है, लेकिन हम लोग उधर यूज़ करते हैं, कामयाब तो है। यार ये क्या कह रहा है, योर पीसी कांट प्रोजेक्ट इनटू अनदर ड्राइवर आर यूजिंग अ डिफरेंट वीडियो फॉर्म, इसको पता नहीं क्या हो गया। रिकॉर्डिंग हो रही है ना ये? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे भाई। सही, और कोई बात? सर ये एक सर थोड़ी सी सर कंफ्यूजन हो गई है कि सर इससे पहले जो हमने अप्रोच यूज की है स्टोर प्रोसीजर वाली, सर वो अपने टाइप्स के लिहाज से बहुत अच्छी थी, ये अपने लिहाज से, तो सर हम कौन सी चीज को आगे लेके चलें? कुछ थोड़ी सी रिकमेंडेशन कर दी इस हवाले से। सब सब नहीं, हाँ जी सर। सर लेकिन सर दोनों जो की डोमेन में फर्क भी तो है ना सर, थोड़ा सा।
ऐसी जगह जॉब मिल सकती है जहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा हो, आपको ऐसी जगह जॉब मिल सकती है जहाँ पे ADO.NET यूज़ हो रहा हो, आपको ऐसी जगह जॉब मिल सकती है जहाँ पे वो अपना खुद का उन्होंने, जैसे हमने अपनी लाइब्रेरी बनाई हुई वैसे उन्होंने खुद का कोई आर्किटेक्चर बनाया हो काम करने के लिए। तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि इसमें करना चाहिए, आपको सब कुछ अभी आपकी ये फील्ड है ना, तो .NET है तो उसमें जितनी भी चीज़ें हैं आपको ये भी एंटिटी फ्रेमवर्क भी सीखना चाहिए, आपको डैपर भी सीखना चाहिए, वो भी एक ORM है। एटलीस्ट इस हद तक सीखना चाहिए कि फ्लड ऑपरेशंस कर लो, ताकि किसी भी इन्वायरमेंट में जाके काम करना पड़ जाए तो आपको ये चीज़ें आती हों। जी सर। सर जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उस वो जैसे हमने बनाया फिर उसी से लिहाज से बेटर है, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी के लिहाज से और वो दूसरा टाइम फ्रेम के लिहाज से ज़्यादा तेज़ है। प्रोडक्टिविटी तो आपने उस पर लगा देनी जो लगा सकते थे। अब उसकी परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी उसकी परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा बेहतर है, तो उसी को यूज़ करो। यस सर। अगर तो नया कोई प्रोजेक्ट बनाना है छोटा मोटा, तो एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करो, 2 दिन 3 दिन में लगा के ख़त्म कर दो। अगर इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है जो अच्छा चले और डेटा भी ठीक ठाक होगा और हज़ारों के हिसाब से, तो अपनी अप्रोच को यूज़ करो। उसको भी हमने प्रोडक्टिव बना दिया है काफ़ी हद तक। अभी वो सिनेरियो नहीं है कि हर जगह यूज़ हो रही हैं, यस सर। हमने उसको भी यस सर, ये तो है। प्रोडक्टिव बना दिया होगा। बिल्कुल सर, वो डाटा एक्सेस लेयर वाला जो है वो बना के उसके अंदर क्लासेस DB और डाटा लिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। एक क्वेश्चन था सर मेरा। जी पूछें। हेलो। अच्छा सर, क्लास तो मैं कल भी नहीं पूरी ले सका, आज भी मैं एंट्री के साथ कम से कम लिसनिंग कर रहा हूँ, बाकी वीडियो में देखूंगा। मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि सर हमने प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैलकुलेट कर लिया हुआ है, ये वाली चीज क्या कर लिया हुआ है? प्रॉफिट और जो लॉस होता है एट द एंड, मंथली प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, जहाँ भी हम हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें ये चीज कैलकुलेशन हो गई सर? ना प्रॉफिट, नॉट एग्जैक्टली रिजल्ट की कैलकुलेशन हुई है। मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था कि ये रिपोर्ट्स हैं बेसिकली, उसमें ये रिपोर्ट आपने खुद बनानी है। जी, रिपोर्ट स्क्रीन में देखो, मेरी उसका स्क्रीन सर आपको थोड़ा दिख सा रही आइडिया। है, इधर एक रिपोर्ट और ऐड करो प्रॉफिट एंड लॉस की। उसमें सिंपल सा आइडिया कोई बात ही नहीं है। ये एक्सपेंस की रिपोर्ट, जैसे एक्सपेंस आ रहे हैं आपने सेल्स एक्सपेंसेस और एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को इकट्ठा लेके आना और फिर बता देना कि आप फिर कैलकुलेट करना है, जमा करना है कि टोटल इतना एक्सपेंस हुआ है, इतने सैलरी पे लगे हैं और इतनी मेरी सेल हुई है, प्रॉफिट आपको निकल जाएगा। अपनी कॉस्ट निकाल दें। कॉस्ट हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दी हुई है, ठीक, कॉस्ट हम ठीक हो। हमने कर दी है। सही। ये कॉस्ट बेस्ड होती हुई है इसकी। जी जी। मैं एक डिफरेंट तरीके से मैंने किया था, डाटा एग्रीगेशन था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी और वो प्रिंटेबल भी फॉर्म में भी नहीं था, इसलिए मैंने आपको ये ऑप्शन दिए, एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स इसलिए करवाई थी क्योंकि ये रिपोर्ट हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं थी। तो मैंने एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स इसलिए करवाई कि इसी को मज़ीद आप एक्सटेंड करके तो 10-15 डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स बनाओ। यानी कि डाटा ग्रिड व्यू में काम करने के बजाय सर रिपोर्ट्स में काम करें। जाहिर सी बात है, ये तो रिपोर्ट्स होती है ना, तो इसमें डाटा ग्रिड व्यू की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सर, सही है। मतलब सर ये देखें कि हमारी टोटल कितनी सेल हुई है, यार उसका उस सेल प्राइस सिंपल से सा कॉस्ट प्राइस हम माइनस कर लें। सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप जितनी भी प्रोडक्ट सेल हुई हैं, सेल डिटेल के टेबल से वो उठाओ, जी उनकी जो जी जी उनकी जितनी भी कॉस्ट प्राइस है वो उठाओ और उसको सम कर दो। जी, सेल प्राइस को भी सम ठीक करो, है। कॉस्ट प्राइस को भी सम करो जी और उसके बाद जो एक्सपेंसेस
करो, ये 4 चीजें सम होंगी। अब क्या होगा, राइट आपकी टोटल सेल प्राइस में से माइनस होगी कॉस्ट प्राइस, वो तो कॉस्ट थी, वो तो गई नहीं। राइट पीछे जो सेल बचेगी उसमें से ठीक माइनस है। होगी एक्सपेंसेस और माइनस होगी हमारी एम्प्लॉयज की सैलरी। जो चीज पीछे बचेगी वो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया, ठीक है। अगली चीज ठीक हो गया सर, थैंक यू।